हेलो स्टूडेंट, देखिए फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन चैप्टर है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है। मतलब इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। देखिए, एक चीज़ हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की बढ़ती चली जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस का या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, यानी प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ते चली जाती है। कब? जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं। अब उसी चीज़ को ज़रा देखिए कैसे, और फिर यहाँ पर प्रूफ भी करेंगे। अगर हम कहें किसी चालक के लिए, मतलब फॉर एनी कंडक्टर या फॉर कंडक्टर, मतलब हम बोल रहे हैं किसी चालक के लिए। अब यहाँ पर समझिएगा, चालक के लिए अगर बात करें तो किसी भी वायर की बात करें, सपोज कर लीजिए कि यही वायर हमने ले लिया। इस वायर का जो मास होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसी वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस वायर के लेंथ की बात करें, ये भी आपका कांस्टेंट होगा। इस वायर की लेंथ को हमें बदलना नहीं है, ठीक है। अगर इसमें n की बात करें, n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ समझिए, तो n की वैल्यू भी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट, यानी कि फिक्स रहने वाली है। अगर इस तार के मोटाई की बात करें तो क्या तार को आप कूच कांच के पतला मोटा कर रहे हैं? नहीं ना। तो हम बोलेंगे इसका एरिया भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि m, l, n, e स्क्वायर और a, ये सभी के सभी आपके क्या नजर आ रहे हैं? कांस्टेंट। यानी कि r की डिपेंडेंसी केवल किसके ऊपर है? टाउ के ऊपर। यानी कि हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि R जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाउ होगा। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, यानी कि अब देखिए टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल। क्या होता था? दो सक्सेसिव कोलिजन में होने में लगा समय, यानी कि दो बार किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दो बार टकराने में जो समय लगता है, उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल। बात यहाँ पर ये है कि अगर टेम्परेचर हाई करेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी वो तेज़ी से जाके लड़ेंगे दूसरे पार्टिकल से। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम कहेंगे कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करा रहे हैं। तो हम बोलेंगे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। टाउ की वैल्यू कम होने का मतलब कि लगने वाला समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टकराने में लगा समय क्या हो जाएगा? कम, यानी कि टाउ डिक्रीजेस। अब आप समझिए, ये वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो हम कहेंगे कि सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंक्रीजेस, यानी R की वैल्यू इंक्रीज करेगी। फिर से कहानी समझिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो टाउ की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो हमारा रजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ के ऊपर काम करने वाले थे उसके ऊपर काम कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, हम ये बात करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के बाद। जैसे मान लीजिए एक कोई वायर हमने लिया, ठीक है, और इस वायर की हम बात कर रहे हैं। तो ये वायर जब हमने लिया था तो इस वायर का एरिया A था, लंबाई L थी, ठीक है, सब कुछ ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो शुरू में इसका रेजिस्टेंस R0 था। कितना था? R0। जब टेम्परेचर हम लिए थे 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि
0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितना है R0। आप लंबाई एरिया मत ध्यान दीजिए क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसी तार की बात करते हैं। वायर सेम है, किसी चीज़ में कम ज़्यादा नहीं किया गया है। अगर आपको नज़र आए तो आप इसको सही कर लेना, ठीक है। इस बार हम T डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। कितनी की? T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R फाइनल या R। कितना ले लेते हैं? R फाइनल या R। तो देखिए जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? R हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा क्या? मान लीजिए टेम्परेचर तौनी से बढ़ाते हैं। टेम्परेचर कितना बढ़ाया? तौनी से, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा? तौनी से। लेकिन एक चीज़ है कि जो बढ़ने वाला रेजिस्टेंस यानी कि DR है, क्या है? DR जो बढ़ने वाला रेजिस्टेंस है वो शुरुआती रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि शुरुआती रेजिस्टेंस जो होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस, वो जो DR है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आगे की बात समझिएगा। जो DR है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है DT के, यानी कि टेम्परेचर के। अब यहाँ पर समझिए, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। जैसे बता रहे हैं ना वैसे इसको करिएगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप बोलने वाले हैं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि पहले और दूसरे समीकरण यानी इक्वेशन से। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो DR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 DT के। किसके? R0 DT के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आगे की कहानी समझिए। ये तो हो गया, ठीक है। हमको ये निकालना नहीं है अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाना पड़ेगा। और यहाँ से जब सिंबल हटाएंगे तो DR बराबर आएगा आपका अल्फ़ा। ये क्या है? अल्फ़ा R0 DT, ये आपका आएगा। अब देखिए इतना हो गया ना, अब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हमको ये थोड़े चाहिए, हमको तो R चाहिए ना, टेम्परेचर DT थोड़े चाहिए, हमको क्या चाहिए? T। अब सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो आपका रेजिस्टेंस कितना था? R0, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर बढ़ के T डिग्री सेल्सियस गया है तो रेजिस्टेंस हो गया है R। कितना रेजिस्टेंस हो गया है? R हो गया है, ठीक है। जरा हम लोग कहानी को समझें यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि इंटीग्रेट बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या करने वाले हैं? दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DR इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अल्फा, और ये आपका आ जाएगा R0 DT, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो रेजिस्टेंस कितना था? R0। क्या था? R0, ठीक है। हम यहाँ पर R0 और R फाइनल कर लेते हैं ना, ये थोड़ा बेहतर रहेगा, R फाइनल कर लीजिए। लेकिन जब आपका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर जाता है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? R फाइनल। कितना हो जाता है? R फाइनल। अच्छा ये बताइए DR का इंटीग्रेशन R होता है? बिल्कुल। R0 से कहाँ तक जाएंगे? R फाइनल तक, बराबर अल्फ़ा और R0 आपका कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। बचा DT, और DT का इंटीग्रेशन होता है T। क्या होता है? T। तो T लिमिट लगाएंगे 0 से लेके T तक, तो ये रखेंगे तो R फाइनल में से R इनिशियल को घटाना पड़ेगा। अल्फ़ा R0 यहाँ पर लिखेंगे T-0। क्या लिखेंगे? T-0। तो यहाँ से जो आपका आएगा, देखिए यहाँ पर दो काम कर सकते थे। एक तो आप जब ये करेंगे तो ये मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, हालांकि अभी नहीं, अभी जैसे वैसे चलते, छोड़िए। R फाइनल माइनस R0 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा R0 T, आप ये लिखेंगे। अगर R फाइनल आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे R0, इसको क्या करिए? इधर करिए तो माइनस किस में आ जाएगा? प्लस में R0
अल्फ़ा आर नॉट टी, आप ये लिखेंगे। यहाँ से आप चाहें तो आर नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फ़ा टी बनेगा, ठीक है। और ये आर फाइनल की वैल्यू होगी। ज़रा इसको याद रखिए, क्या लिखेंगे, ये आपका अल्फ़ा है, ठीक है ना, इसको अल्फ़ा बोलेंगे। सुनिए है क्या यहाँ पर, आर फाइनल इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी, आपका ये आ गया है, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर लीजिए ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें, आगे समझा सकें। देखिए अगर आपसे आर फाइनल की वैल्यू पूछता है तब तो संभाल लेंगे, यहाँ से संभाल लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे अल्फ़ा पूछ देता है, क्या पूछे, अल्फ़ा, आप यहीं से उठाइए, तो आप यहीं से उठाइएगा, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरी चीज़ आप यहाँ से उठा लीजिए। आप देखेंगे मल्टीप्लाई करिए तो लिखेंगे आप अल्फ़ा आर नॉट टी इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर नॉट, आप ये लिखेंगे आर फाइनल माइनस आर नॉट। आप यहाँ से भी उठा सकते थे, है ना, यहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अल्फ़ा चाहिए हमको, तो अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा के लिए लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट टी, आप ये लिखेंगे। ये कब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब हमारा शुरुआती टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो या रूम टेम्परेचर तक हो। आप यहाँ तक भी जाएंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ना वहीं तक रहिए। या फिर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, एक चीज़ और आपको समझा दे रहे हैं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए, कहने का मतलब है ये फॉर्मूला यूज़ करिए। और अगर रूम टेम्परेचर तक है तो यहाँ से हम लेके आते हैं, उसको ज़रा देखिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया जब 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, व्हेन T1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कब यूज़ करेंगे, जब आपका T1 की वैल्यू हो 0 डिग्री सेल्सियस, तब यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब हमारी बात को, इसे आप याद कर लीजिएगा डायरेक्टली। एक और चीज़ आपको समझा देते हैं यहीं पर, वो भी आपके लिए बेहतर पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम कह दें कि शुरुआती टेम्परेचर आपका T1 है और जो T1 की वैल्यू है ये रूम टेम्परेचर है, क्या है, रूम टेम्परेचर है, तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे T1 और यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा T2, क्या लिखेंगे, T2, यानी कि ये आपका T1 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर है, से आप T2 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं। ज़रा यहीं से उठाइए, तो यहीं से उठाइए, एक डेरिवेशन था, इसको आप चिपका लीजिएगा, हटा दीजिएगा, फिर इसको लेके आइएगा। क्या देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सब तो ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 और यहाँ क्या आ जाएगा T2, ठीक है, ये सब ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे T2 और यहाँ पर आप लिखेंगे T1, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 को क्या हम डेल्टा T लिख सकते हैं क्या, तो देखिए T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम हटाते हैं इसको। अब एक बार फिर से ज़रा देखिएगा, यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये तो आपका आ गया कि आप कैसे निकालेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आर फाइनल इज इक्वल्स टू, माइनस से इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो आप लिख सकते हैं आर नॉट प्लस, आप लिखेंगे आपका बनेगा अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। आप ना क्या करिए, यहाँ से आर नॉट को कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, आपका ये बनेगा, ये आर फाइनल। आप चाहें तो पीछे वाले से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे याद रखें, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको लिख लीजिएगा मेमोराइज। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना, ठीक है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब T1 डिग्री सेल्सियस जो है, T1 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट में 27 या 30 डिग्री सेल्सियस तक जाए। कहने का मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर, आप कहाँ तक पहुँचेंगे, रूम टेम्परेचर तक पहुँचेंगे। अगर वहाँ तक आपको T1 दिया है तो फिर ये फार्मूला यूज़ करिए,
नहीं तो फॉर्मूला आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला किस तरीके से बदलेगा वो हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये बताइए कि बात पल्ले पड़ी कि ना पड़ी? पड़ी ना। यहाँ पर जो चीज़ लिखना है वो लिख लें। जो आपका R फाइनल होता है, आप कहेंगे इसको T2 डिग्री सेल्सियस पर रजिस्टेंस। T2 डिग्री सेल्सियस पर क्या है आपका? रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। अगर हम R0 की बात करें तो ये T1 डिग्री सेल्सियस पर रजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया। आप अल्फ़ा की बात करिए तो ये होता है आपका प्रतिरोध ताप गुणांक। तो जो अल्फ़ा आप देख रहे हैं ये होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक मिनट, इसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस। नहीं, इसको हम बोलेंगे, अच्छा ऐसे याद रखिएगा, इसको हम बोलेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक, आप ये बोल लीजिएगा। ठीक है, ये दिया होगा आपको कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस का क्या दिया होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक। इसको हम दिखाते हैं अल्फ़ा से। किससे दिखाते हैं? अल्फ़ा से। इतनी बातें अभी आप याद रखिए। ठीक है, अभी आप इतनी बातें याद रखिए। इसके आगे की जो एक और पॉइंट आएगा इसी से रिलेटेड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद, अच्छे से पढ़ लियो। ठीक है।